जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, क्वांटम यांत्रिकी के आवश्यकता समझने के लिए हमने कहा था कि कुछ प्रायोगिक घटनाएं ऐसी हैं जो चिरसम्मत भौतिकी से हम नहीं समझा पाते हैं, जिनमें हमें मुख्यतः 3 प्रभावों को पढ़ना था। उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो प्रभाव हमें पढ़ना है, प्रायोगिक घटना पढ़नी है, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश हम डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसके कारण जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो चित्र में दिखाई गई है। इसमें एक निर्वातित क्वार्ट्ज ट्यूब होती है जिसमें प्लेट P1 और P2 लगे हुए हैं। प्लेट P1 ऋणात्मक विभव पर है और प्लेट P2 धनात्मक विभव पर है। प्लेट P1 पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो धनात्मक विभव पर स्थित प्लेट P2 की तरह आकर्षित होते हैं, और परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। P1 प्लेट को हम फोटो उत्सर्जक प्लेट कहते हैं, और P2 पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन आते हैं P1 से उत्सर्जित होकर, इसे हम संग्राहक प्लेट कहते हैं। तो परिपथ में धारा नापने के लिए अमीटर है, वो P1 और P2 प्लेट्स के बीच में विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर है, और उनके बीच में विभव के मान को बदलने के लिए एक विभव वितरक की व्यवस्था है। इसमें एक दिक् परिवर्तक भी हमने लगाया है जो प्लेट P1 और P2 पर लगे विभव की पोलैरिटी को बदल सकता है। P1 को हम धनात्मक कर सकते हैं और P2 को हम ऋणात्मक कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें P1 प्लेट पर जैसा कि हमें पता है कि एक विशेष आवृत्ति के प्रकाश को अगर हम प्लेट P1 पर डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और संग्राहक प्लेट P2 पर पहुंचकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान लो हम कहें कि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की अलग अलग तीव्रताओं के मान के लिए, माने जो P1 पर प्रकाश हम डाल रहे हैं, प्रकाश की आवृत्ति स्थिर रख रहे हैं, पर अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश हम डालें स्थिर आवृत्ति पर, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो विभव है और उसमें परिपथ में प्रवाहित धारा, उनके बीच में अगर हम वक्र खींचें तो चित्र के अनुसार हमें मिलता है। प्लेट P2 पर धनात्मक विभव जब हम बढ़ाते हैं तो पहले प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है और फिर संतृप्त अवस्था में चली जाती है, माने धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है विभव बढ़ाने के साथ में, क्योंकि प्लेट P1 पर प्रकाश गिरने से जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो एक विभव के बाद में सारे के सारे P2 पर पहुंच जाते हैं, और उनकी प्लेट P2 पर विभव और बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है, तो धारा का मान स्थिर हो जाता है, जिसे हम संतृप्त हो जाता है कहते हैं। अब अगर प्लेट P2 को ऋणात्मक विभव पर रखें हम, माने प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव लगाएं, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, माने P2 पर पहुंचने में उनमें रुकावट होगी। तो हम ये देखते हैं कि P2 ऋणात्मक करने से धारा का मान एकदम से शून्य नहीं होता है, और जैसे जैसे P2 पर ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान धीरे धीरे कम होता है, और P2 पर ऋणात्मक विभव के एक विशेष मान, यहाँ पर जिसे हम -V0 लिखा हुआ है, पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। माने P1 से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन पर P2 के कारण प्रतिकर्षण का इतना बल लगता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं पहुंच पाता है और परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। स्थिर आवृत्ति के प्रकाश के लिए हम यहाँ पर एक निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश डाल रहे हैं, तो स्थिर आवृत्ति के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान चाहे तीव्रता अलग अलग हो, समान ही प्राप्त हो रहा है। माने निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है और प्रकाश की आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। अगर इस प्रयोग के कुछ हम परिणामों की बात करें तो सबसे पहले बात हम करें कि आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर
प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। माने निश्चित आवृत्ति का प्रकाश हम डाल रहे हैं और उसकी तीव्रता हम बढ़ाएं तो तीव्रता बढ़ाने के साथ में प्राप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। निश्चित आवृत्ति के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव V0 का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव का मान बढ़ता नहीं है या बदलता नहीं है। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम कहें 12 mv मैक्स स्क्वायर अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो निरोधी विभव पर हम कह रहे हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेट P1 से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इस नेगेटिव विभव प्लेट P2 पर लगाने पर उस पर नहीं पहुंच पाता है। माने प्लेट P2 के कारण जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है वह अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू EV0, जहाँ V0 P1 और P2 के बीच में जो विभवांतर हम लगा रहे हैं। निरोधी विभव V0 प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, जैसा पहले हम ही बता चुके हैं। तो आवृत्ति बदल देंगे तो निरोधी विभव का मान बदल जाता है और जो फोटो उत्सर्जक प्लेट है उसके पदार्थ पर भी निरोधी विभव का मान निर्भर करता है। चौथी बात, जैसा हमने कहा कि एक निश्चित आवृत्ति μ0 से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर हम फोटो उत्सर्जक प्लेट पर डालें तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे हम प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें। तो यह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, जैसा हमने पहले कहा, वो हम 12 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू EV0 से लिख सकते हैं, जहाँ V0 निरोधी विभव है जो कि प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फिर हम बात करें कि जैसे ही हम प्रकाश को फोटो उत्सर्जक प्लेट पर गिराते हैं वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी प्रकाश के फोटो उत्सर्जक प्लेट पर आपतित होने और उससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कुछ समय पश्चाता नहीं है, उसमें कुछ समय नहीं लगता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम प्रायोगिक रूप से इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में देखते हैं। अब अगर इन परिणामों को हम चिरसम्मत भौतिकी से समझाने का प्रयास करें तो सबसे पहले देखें फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो चिरसम्मत सिद्धांत से आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा मिलेगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरी बात, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर धातु के पृष्ठ पर आपतित करें तो तीव्रता के साथ में, क्योंकि तरंग की ऊर्जा भी बढ़ती है, तो उसका अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाना चाहिए। परंतु हमें देखते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता चाहे कितनी ही बढ़ा दें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, जो देहली आवृत्ति हम जिसे हम कहते हैं। तो ये भी नहीं समझ सकते हम चिरसम्मत भौतिकी से। तीसरी बात, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में यानी प्लेट के पृष्ठ के पर प्रकाश की ऊर्जा सभी समान रूप से वितरित हो जाती है और वहाँ पर स्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को
कुछ कुछ मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि वह तुरंत ही धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए, बाहर निकलने के लिए पृष्ठ से जितनी ऊर्जा आवश्यक है उसको प्राप्त करने में कुछ समय लगना चाहिए, पर प्रायोगिक तथ्य के हिसाब से उसमें कोई भी समय नहीं लगता है, जो हम चिरसम्मत भौतिकी से यह भी नहीं समझा पाए हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने कहा, प्रकाश या विकिरण की ऊर्जा तरंगाग्र या तरंग के रूप में नहीं होती है, बल्कि वह सूक्ष्म ऊर्जा पैकेटों, जिसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, के रूप में होती है। उन्होंने कहा कि न्यू आवृत्ति के प्रकाश के एक ऊर्जा पैकेट या क्वांटम की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। इस ऊर्जा पैकेट को, जैसे हमने कहा, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो यदि पर्याप्त ऊर्जा का एक फोटॉन, माने पर्याप्त ऊर्जा माने जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में समर्थ हो, ऐसी पर्याप्त ऊर्जा का फोटॉन अगर धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो इसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन को तुरंत ऊर्जा इतनी मिल जाती है कि वह धातु को पृष्ठ को छोड़ के बाहर आ जाए। इसका अर्थ है कि प्रकाश के गिरने में या फोटॉन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई समय पश्चाता नहीं होगी। दूसरी बात, क्योंकि न्यू आवृत्ति के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, अतः निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं बल्कि आवृत्ति पर निर्भर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलेगी वो फोटॉन से ट्रांसफ़र होगी और फोटॉन की ऊर्जा h न्यू आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात फोटॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी और जैसा कि हमने पहले कहा है निरोधी विभव, यह दोनों प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेंगे, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेंगे। आवृत्ति बढ़ाने से फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को देनी होती है वह धातु का कार्यफलन कहलाता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन है वो धातु के अंदर ही विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो उसके पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते, परंतु उसकी ऊर्जा बढ़ाई जाए तो वो बाहर निकल के आते हैं। तो जो न्यूनतम ऊर्जा हमको देनी पड़ती है जिससे कि वह धातु को पृष्ठ को छोड़कर जस्ट बाहर निकल के आ जाएं, वह धातु का कार्यफलन कहलाता है। तो यदि फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी होगी नहीं कि वह धातु को के पृष्ठ को छोड़कर बाहर आने लायक ऊर्जा ग्रहण कर सके, यानी कार्यफलन से कम ऊर्जा होगी, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। अर्थात एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के फोटॉन की ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे। फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर या धातु के कार्यफलन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि न्यू ज़ीरो आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता तो फोटॉन की ऊर्जा h न्यू ज़ीरो पर अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है और न्यू ज़ीरो से कम नहीं हो रहा है तो जो फोटॉन की ऊर्जा है h न्यू ज़ीरो इतनी है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के धातु के पृष्ठ पर ला सकता है। अर्थात h न्यू ज़ीरो धातु के कार्यफलन के बराबर होगा। तो इस न्यू ज़ीरो आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यह न्यूनतम आवृत्ति जिससे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, वह देहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये कुछ बातें हमने समझने का प्रयास किया। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत समीकरण भी दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव को और समझने के लिए। तो
उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। जब h ऊर्जा का फोटोन धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है तब उसमें से h0 जो कि धातु के कार्यफलन के बराबर है, इतनी ऊर्जा फोटोन की जितनी ऊर्जा है h उसमें से h0 जो कि कार्यफलन के बराबर है, इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आ जाती है, व्यय हो जाती है। बाकी बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है जो कि उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है और उस गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अगर कार्यफलन के बराबर ऊर्जा वाला फोटोन ही अगर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर ही आकर रुक जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वह आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर के बराबर होगी। तो जैसा हमने यहाँ लिखा है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, जहाँ एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और वी मैक्स इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, और फाई जैसा हमने कहा कार्यफलन एच न्यू 0 के बराबर होगा। तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0, जो कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। दहली आवृत्ति के लिए गतिज ऊर्जा 0 होगी, इलेक्ट्रॉन जस्ट धातु के पृष्ठ पर 0 गतिज ऊर्जा से बाहर निकलता है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं 0 इक्वल टू एच न्यू 0 माइनस 5। यदि V0 निरोधी विभव है तो जैसे पहले भी हमने बात की, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर अधिकतम गतिज ऊर्जा EV0 के बराबर होगी। तो जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है उसको हम EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब न्यू आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोन की संख्या बढ़ती है। तीव्रता बढ़ाने के साथ में इकाई क्षेत्रफल में गिरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जैसा कि हमने प्रायोगिक तथ्यों में भी देखा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, जिसके अनुसार विकिरण या प्रकाश क्वांटीकृत है, अर्थात विकिरण की ऊर्जा क्वांटा या फोटोन के रूप में होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी तथ्यों के प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या सफलतापूर्वक करने में सक्षम है, जो कि चिरसम्मत भौतिकी नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से जो तीसरा प्रभाव हमें पढ़ना है कॉम्पटन प्रभाव, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि चिरसम्मत भौतिकी से नहीं समझा पाए और क्वांटम भौतिकी से हम समझा पाए थे।